टुडे वील स्टार्ट रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको बता चुका था। चलिए आपसे सवाल पूछा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इन द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और कम और बराबर? ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। So what is reverse osmosis? If pressure applied over solution side is greater than expected osmotic pressure, then movement of solvent particle takes place from high concentration solution to low concentration solution, that is in reverse direction, which is known as रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है। ऑस्मोसिस के अंदर आप जानते हैं जो फ्लो होता है वो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाते हो ओवर सॉल्यूशन साइड, जिसकी वजह से सॉल्यूशन साइड के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स वो फ्लो करते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता था, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आरओ नाम सुना हुआ है ना। हेमा मालिनी ऐड करती है, केंट देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, देखी होगी आप लोगों ने हेमा मालिनी को, है ना। और जो इसका काम आता है मेनली, वो कहाँ काम आता है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बोले तो नमक के पानी को प्योर बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे अपन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बोलते हैं। ठीक है। ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। दूसरा, ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा आरओ यूज में आता है इन वाटर प्योरीफायर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा केंट, हेमा मालिनी। ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए आगे हम आएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है आइसोटोनिक। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? बेटा ये वो सॉल्यूशन होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। सॉल्यूशन
having same osmotic pressure, having same concentration। कुल मिला के आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो कोई ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, किस हिसाब से वो मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ। जैसे हो सकता है वो आपको बोल दे C1 बराबर C2। अच्छा, ये C1 बराबर C2 का केस कब फंसेगा भाई? पाए क्या होता है, C1 बराबर C2 होने का क्या सेंस है वो समझिए। ICRT टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, R तो पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम करना ही होता है, ठीक है। खैर, तो C1 बराबर C2 कब होगा? व्हेन बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। C1 बराबर IC2 कब होगा? जब आपने एक साइड तो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, सॉरी, एक साइड उसी पैटर्न में लिख लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है और दूसरी साइड इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। एंड IC1 बराबर IC2 व्हेन बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस समझते हो ना क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं which dissociate into its ions, और आयंस में डिसोसिएट होंगे तो भैया उनका कुछ ना कुछ वांट ऑफ फैक्टर भी होगा। इसलिए आप देख पा रहे होगे जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइट लिख रहा हूं तो मैं उसके साथ आई भी लिख रहा हूं, क्योंकि जहां पार्टिकल के डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात आ जाती है, दैट मीन्स आपको आई ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेना, ठीक है। व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट? which does not break into its ions, that does not dissociate into its ions। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। खैर, इसी के अंदर आपके दो टाइप के सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक और दूसरा क्या होता है? हाइपरटोनिक। हाइपर माने क्या होता है? ज्यादा। और हाइपो माने क्या होता है? कम, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो हाइपो, हाइपो है बेटा, सॉरी है ना, गलत लिख दिया मैंने, हाइपोटोनिक। तो इट इज अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड hypertonic is a solution having more osmotic pressure। नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलो। कोई ऐसा जो बच रहा हो तो बता दीजिए, वरना ये जा रहा है, जा रहा है और ये गया। इसमें आप दो चीजें पढ़ते हैं, हालांकि ये बायो में बहुत भयंकर PhD VHD हो जाती है, इस पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। लेकिन अपन तो अपना नॉर्मल पढ़ेंगे भैया, इंजीनियरिंग में जितना समझ सकते हैं अपन उतना समझ लेंगे। श्रिंक और स्वेल। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, जानते ही होगे। स्वेल मतलब फूलना होता है, ठीक है।
पोपटलाल और जेठालाल हाथी भाई जैसा, ठीक है। सो पोपटलाल इज व्हाट, श्रिंक, एंड हाथी भाई इज व्हाट, स्वेल। मुझे बताओ, श्रिंक में लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ होगा कि गेन ऑफ फ्लूइड? तो श्रिंक हुआ है। श्रिंक माने लॉस ऑफ फ्लूइड, और स्वेल माने गेन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपका श्रिंक हो रहा है तामझाम, तो ये हाइपर है क्या हाइपो? तो भैया चीज का फ्लो कहां से कहां होता है? हमेशा हाई टू लो। तो अगर सपोज मैं श्रिंक हो रहा हूं, मतलब मेरे में से लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, मतलब मेरे अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? क्योंकि फ्लो हाई टू लो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस ऑफ फ्लूइड मेरे में से हो रहा है, मतलब मेरे अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो मतलब ये वाला कौन सा होगा, हाइपर, और ये कौन होगा, हाइपो। बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसके दो चार एप्लीकेशंस है, वो समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अभी भी थोड़ा सा प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो प्रिजर्व्ड किस बेसिस पे है, समझ लीजिए, जैसे ये ब्रेन है उसका, ठीक है। तो उस ब्रेन को आप जब जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक लिक्विड में रखा हुआ है। बायोलॉजी में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करने भी जाते होंगे तो काफी सारी चीजें अपन एक लिक्विड में प्रिजर्व रखते हैं। तो वो लिक्विड के अंदर का फंडा क्या होता है भैया, एक्चुअल में क्या होता है भाई, कि इस जो ब्रेन की कंसंट्रेशन है और इस लिक्विड की कंसंट्रेशन है, अपन क्या करते हैं, उन दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल रखते हैं। जो भी आपने सामान अंदर रख रखा है लिक्विड के, उसकी कंसंट्रेशन और उस पानी की कंसंट्रेशन को आप बराबर रखते हो। क्योंकि कंसंट्रेशन आपने बराबर रख रखी है, दैट मीन्स ना तो वो श्रिंक होगी, ना वो स्वेल होगी। तो वो वैसी की वैसी ही रहती है, और इसी तरीके से आप चीजों को प्रिजर्व कर लेते हो। एप्लीकेशन समझ में आई पहली? एप्लीकेशन समझ में आई पहली, या आइसोटोनिक की एप्लीकेशन चल रही है सारी की सारी। दूसरी समझिए, इसकी एक और एप्लीकेशन बोली जाती है कि ये हर कोई जानता होगा इसको, अभी महामारी चल रही है इसी की। क्या है ये, समझ पाए? ये है इंजेक्शन। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया इंजेक्शन को एक बॉटल के अंदर सॉर्ट ऑफ डुबाया जाता है, और उससे वो लिक्विड गेन किया जाता है। इंजेक्शन की बोतल को भरा जाता है और फिर अपने अंदर घुसेड़ दिया जाता है। जब आप इस बोतल के लेबल को देखेंगे तो आपको इस बोतल पे लिखा हुआ मिलेगा दैट दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड, ठीक है। वो जिस भी बोतल में से वो लिक्विड निकाल रहा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ होना जरूरी है दैट दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड। आइसोटोनिक इन ब्लड का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली बोले तो कॉन्सेंट्रेशन से। भाई मान लेते हैं एक बार के लिए, हालांकि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। अगर वो जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक विद ब्लड नहीं हुआ, तो दो केस हो सकते हैं, या तो श्रिंक हो जाए मामला, या स्वेल हो जाए। अगर सॉल्यूशन जो आपके अंदर इंसर्ट किया गया है वो आइसोटोनिक विद ब्लड नहीं हुआ, तो या तो श्रिंक होगा या स्वेल होगा। आपके वेन्स जो नसें हैं, अगर वो श्रिंक हो जाती है, तो फ्लो ऑफ ब्लड
रुक जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाता है, या फ्लो ऑफ ऑक्सीजन अगर रुक जाती है तो थोड़े टाइम बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप मर जाओगे। अगर स्वेल हो जाता है, ठीक है, स्वेल माने गेन ऑफ फ्लूइड, तो गेन ऑफ फ्लूइड होगा तो मतलब फ्लूइड ज्यादा गेन करना चाहेगा, ज्यादा गेन करेगा तो नसें स्वेल होंगी, नसें स्वेल होंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नसें फट पड़ेंगी, अगेन अपन मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी अंदर कुछ घुसवाएं तो एक बार नोट कर लीजिएगा कि वो आइसोटोनिक विद ब्लड होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो साइड इफेक्ट के नाम पे अपन परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? दो एप्लीकेशंस दिमाग में घुसी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं वही दो एप्लीकेशंस लिखने जा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो हमेशा आइसोटोनिक ही देते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल देना ही पड़ेगा, बाकी कोई घोटालेबाज हुआ तो अब उसका क्या कर सकते हैं। चलिए, सो इन म्यूजियम्स मैनी टाइम्स, मैं वही दो एप्लीकेशन लिखने जा रहा हूँ, है ना। थिंग्स आर केप्ट इन द सॉल्यूशन because the concentration of solution is kept approx equal to material, so that no osmosis takes place and it will get preserved। ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, आगे जाके आप एक और तरीका देखोगे जिससे अपनी मतलब डेथ हो सकती है, तो एक दो और इंटरेस्टिंग चीज अपन आगे देखेंगे। हेनरी लॉ में मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा। आगे देखिए, इंजेक्शन बॉटल्स हैव showed that this solution is isotonic with blood because if they are not isotonic, they will either give or take water, making it shrink or swell, which ultimately leads to death। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, 5% weight by volume solution of an unknown solute is isotonic with
6% weight by volume solution of glucose. Determine molar mass of unknown solute. बताइए। हाँ भैया 150 आ रहा है आंसर, 15 नहीं है ना। तो करना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर दिया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दी भैया। आईसीआरटी तो बराबर कर रहे हो। अननोन सॉल्यूट है आइसोटोनिक विथ 6% W/V ऑफ ग्लूकोज। अननोन सॉल्यूट है, मुझे नहीं पता आई क्या होगा, है ना। तो आई से आई मैं उड़ा दूंगा। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन बराबर करनी है। और कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है बेटा, मोलैरिटी के। और परसेंट W/V और मोलैरिटी में अपन रिलेशन जानते हैं, 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये लगा देना है दोनों जगह, खत्म, आंसर आ गया। सो 10 इंटू परसेंट W/V बोले तो 5, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अननोन, नहीं पता, बराबर 10 इंटू 6 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 पता है। काटा कूटी करके सॉल्व कर लो। 60/180 इज 1/3। ये आया अपना 150। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट, ये जेई में आया हुआ है। 0.004 मोलर solution of Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature. Calculate degree of dissociation of Na2SO4. भैया देखिए क्या फंडे हैं इसके। बिल्कुल 3 लोगों का जवाब आ चुका है। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि उसमें एक सॉल्यूशन Na2SO4 है, बढ़ते ही बता दूंगा, डिसोसिएट हो रहा है। और वो आइसोटोनिक दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के। माने कहने का मतलब क्या है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4 और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब एक के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी है, दूसरे के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नहीं है। तो मतलब इट इज अ केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो उस केस में क्या होगा, तो Na2SO4 तो डिसोसिएट होगा ना भाई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.004 मोलर दे रखी है। ग्लूकोज है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर दे रखी है। इट इज अ केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। माने I इंटू C1 बराबर C2 लगेगा कि नहीं, क्योंकि Na2SO4 डिसोसिएट होगा। तो पहले निकालेंगे Na2SO4 के लिए I, क्योंकि C1 और C2 तो पता है ही, ठीक है ना। I का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, यानी कि 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर है। ये आई मेरी आई की वैल्यू। अब इस आई की वैल्यू जो आपकी आई है, वो आई की वैल्यू आप यहाँ इस वाले आई की जगह पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 अल्फा इंटू C1 बोले तो 0.004 बराबर 0.01। खेल खत्म। अल्फा आ रहा होगा 0.75 विच इज इक्वल टू 75%। नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट का समय है। चलो देख लो, फटाफट देख लो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला देखेंगे सॉलिड एंड सॉलिड। मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट उतना यूटिलाइजेशन कर ले।
when two solids are mixed together homogeneously, हो गया काम। नोट डाउन कर लीजिएगा भैया मेरे साथ ही है ना। when two solids are mixed together homogeneously, then they form an alloy। ऑब्वियस सी बात है, एक सॉलिड के अंदर जब दूसरा सॉलिड मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एलॉय। एग्जाम्पल ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर एटसेट्रा। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स की साइज सेम रहती है। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। क्रिकेट होपफुली सब देखते होगे, है ना? एक प्लेयर की जगह दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब ध्यान रखना, एक इंटरनेशनल प्लेयर की जगह दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ये नहीं अपने ऑडियंस में से किसी को भी बुला लिया कि भाई तू सुंदर दिख रहा है, आजा इसकी जगह फील्डिंग कर ले, ऐसा नहीं होता है ना। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड के अंदर सेम साइज के यानी कि सेम कैपेसिटी के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। डायग्राम के नाम पे बना लेना। अच्छा, इसमें यहाँ मैंने लिख रखा है कि टू सॉलिड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। तो मिक्स्ड का मतलब बेटा यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने दो पत्थर लिए और दोनों को घपाघप और मैंने मिलाना चालू कर दिया, ऐसे मिक्स नहीं होता है। सॉलिड लिया जाता है, दोनों सॉलिड को पिघलाया जाता है, उन दोनों सॉलिड को पिघला के फिर आपस में मिक्स करके कोई तीसरा सॉलिड बनाया जाता है, ऐसे चलता है मामला, है ना। दो सॉलिड को आप डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते, यू हैव टू मेल्ट इट फर्स्ट। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर सॉलिड की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, और ये जिस पे मैं काला काला बना रहा हूँ ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशनल। बी आता है इंटरस्टिशियल सॉलिड। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर ये अपन चालू करेंगे। ये होता है चार, इसको चार बॉल मान लो। तो जब भी आप चार बॉल को इस तरीके से अरेंज करते हो तो उनके बीच में कंफर्म बात है गैप रहेगा। इस गैप को हम बोलते हैं क्या? वॉइड। खाली स्पेस को वॉइड बोला जाता है ना। वॉइड का मतलब ही खाली होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है? इन्हीं वॉइड्स के अंदर एलिमेंट्स को भरा जाता है, और इसी टाइप के सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड। डायग्राम बना लीजिए फटाफट। ये जो आपने सॉलिड इसके अंदर भरा है इसे आप बोलते हैं फॉरेन सॉलिड, बाहर से आया हुआ। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड की बात हो गई है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। तो ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं भैया। क्रिस्टल जब आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में तो उसे लैटिस बोला जाता है। कुल मिलाकर सॉलिड के क्रिस्टल्स को हम लैटिस भी बोलते हैं। तो मैं ये आप लोगों से जनरली पूछ लेता हूँ,
ये हालांकि सारे टर्म्स आएंगे कहाँ, सॉलिड स्टेट में, वो समय आने पे अपन पढ़ेंगे, जल्दी समय भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है भैया, ये सपोज है आपका एक लैटिस, ठीक है, तो समझिएगा लैटिस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैंने क्या करा, मैंने इसको पानी में डुबो दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो लैटिस, और इस लैटिस की जो एनर्जी होगी आप उसे बोलोगे लैटिस एनर्जी। अब मैंने एक ग्लास में पानी ले रखा है, और पानी की भी कुछ एनर्जी होगी, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस की एनर्जी को लैटिस एनर्जी, पानी की एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोनों अपने अपने कोई ना कोई एनर्जी कंटेन करके चल रहे हैं। अब लैटिस एंड लैटिस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस की एनर्जी माने उसकी खुद की एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी। तो अपन जानते हैं अगर लैटिस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से टूटेंगे नहीं, आसानी से टूटेंगे नहीं, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, खुद की ज्यादा होगी। तो जब आप इसको इसके अंदर डुबाओगे, क्योंकि लैटिस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, माने उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तोड़ दोगे क्या, मतलब कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल। अगर किसी की लैटिस एनर्जी ज्यादा है दैट, और अगर आप उसको पानी में डाल रहे हो तो वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल, ऑब्वियस सी बात है ना, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर गई, मतलब पानी की एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है लैटिस की एनर्जी कम होगी। लैटिस की एनर्जी कम होगी मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मतलब पार्टिकल आसानी से टूट जाएंगे, और पार्टिकल आसानी से टूट जाएंगे मीन्स दे आर इजिली सॉल्युबल। तो यही अपन लिखने वाले हैं, कुल मिला के मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जो बता देता हूँ। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस से तो चीज हो जाती है सॉल्युबल, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से तो चीज होती है इनसॉल्युबल। यही हो जाता है सॉलिड इन लिक्विड, और यही अपन अब अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। बस मैं जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो फिक्स कर दूंगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हर बार मैं 100 के टर्म में मानूंगा, आप चाहे कुछ भी ले लो, चाहे परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ले लो, चाहे परसेंट डब्ल्यू बाय वी ले लो, चाहे परसेंटेज वी बाय वी ले लो, मैं हर चीज को 100 के रेस्पेक्ट में मेजर करता था। तो जब अपन सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं और अगर आप डिसॉल्व्ड कंडीशन की बात कर रहे हो तो मैं यूं बोलूंगा कि भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर या 100 ग्राम वाटर के अंदर कितने ग्राम सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। आप सॉलिड आप जो मर्जी पड़े वो मान लो, यू कैन कंसिडर इट एज सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, भाई 100 ग्राम लिक्विड के अंदर माने वाटर के अंदर कितने ग्राम सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, वही चीज कहलाई जाती है सॉलिड एंड लिक्विड। अब आगे जाके डिसॉल्व होना ना होना किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। सो नॉर्मली सॉलिड्स dissolve liquid and form a solution, and amount of solid dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution। Saturated का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था, जिसके बाद आगे कुछ करने की इच्छा ना हो, is known as solubility of the salt। ठीक है, आगे any solid will be soluble in water or not will be decided by
magnitude of two types of energies. पहली होती है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरी होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है। इफ एल ई ग्रेटर देन एच ई तो होगा सॉल्युबल। इफ एच ई ग्रेटर देन एल ई तो चीज होगी इनसॉल्युबल। उल्टा लिख दिया गया मैंने। ठीक है, तो आज की सभा यहीं तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट हेनरीज लॉ, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद अपन थोड़ा बहुत ओसवाल्ड वॉकर मेथड देखेंगे और उसके बाद बस खत्म। एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट सॉलिड स्टेट। सायोनारा, बाय।